अब देखिएगा, आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है कन्फर्मल मैपिंग। अभी तक चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो है आप एनालिटिक फंक्शन पढ़ चुके हैं। एनालिटिक फंक्शन में पूरे चैप्टर में नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन भी हमारी आ रही थी। अब हमारा चैप्टर कन्फर्मल मैपिंग है। कन्फर्मल मैपिंग का सबसे पहला हेडिंग है ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग। ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग ये उसी तरह से जैसे 12th में मैपिंग होती थी। अब होता क्या है, आप कुछ ऐसे समझिएगा कि आपको मैं फंक्शन देता हूँ u = x² + y² दे देता हूँ मान लीजिएगा, और मान लो v = दे देता हूँ xy। अब आप ऐसे समझिएगा, ये आपके पास xy प्लेन है, इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, और इधर आपका u v प्लेन है। u और v को हम एक्सिस पर डिनोट कर देते हैं जिस तरह से एक्स वाई को डिनोट करते हैं। अब ये जो प्लेन है ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और ये हमारा यू वी प्लेन है। अब होता क्या है, आप सोचिएगा एक पॉइंट के बारे में सोचिएगा, एक्स वाई प्लेन पर जो 0 0 है, मान लीजिएगा यहाँ पर एक्स वाई प्लेन पर आपका 0 0 पड़ा हुआ है। आप u की वैल्यू देखिएगा, b की वैल्यू देखिएगा, तो आपको u = 0 मिलेगा, b = 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आपका ओरिजिन आ जाता है। सपोज कर लीजिएगा आपके पास कोई पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में 1, 0। अब x की जगह 1 रखिएगा और y की जगह 0 रखिएगा, तो देखिएगा u की वैल्यू तो 1 आ जाएगी और v की वैल्यू आ जाएगी 0। यानी कि एक्स वाई प्लेन में अगर हम पॉइंट 1, 0 दिखाना चाहें तो यहाँ पर 1, 0 होगा। अब u v प्लेन में भी देखिएगा वैल्यू 1, 0 आ जाएगी। उसी तरह से किसी और पॉइंट के बारे में सोचिएगा, मान लीजिएगा एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट है 2, 3। मान लीजिएगा 2, 3 आपका ये पॉइंट है, ये 2, 3 है। अब यहाँ पर देखिएगा u = 4, 9, 13 हो जाएगा और b = हो जाएगा 6। तो मान लीजिएगा 13, 6 यहाँ कहीं पॉइंट आता है। तो होता क्या है, जब आपको u और v की वैल्यू मिलती है तो आप a कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपका एक्स वाई प्लेन में चलता है और a कोऑर्डिनेट आपका u v प्लेन में चलता है। तो ये जो है क्या कर रहे हैं आपके u और v, ये 0 0 को कन्वर्ट कर जाते हैं 0 0 में। अब ये पॉइंट 1 0 था, 1 0 से उत्तर 1 1 आया, और ये 2 3 था, 2 3 से उत्तर आया 13, 6। तो इस तरह से जो आपको इक्वेशन मिलती है u = मिलता है और v = मिलता है, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है। क्योंकि एक प्लेन आपका एक्स वाई प्लेन हो जाएगा और एक यू वी प्लेन हो जाएगा, तो दो डायग्राम हो जाएंगे, एक एक्स वाई प्लेन में और एक यू वी प्लेन में। तो यानी कि आपको फंक्शन में जो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट मिलते हैं एफ जेड के, डब्ल्यू के, वो आपके मैपिंग का कार्य करते हैं। यही आपकी डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग। तो यानी कि यहाँ मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब तो रूपांतरण होता है और मैपिंग का मतलब होता है इमेज बनाना। तो जो आपके u और v मिलते हैं यही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है। तो इसकी सबसे पहली डेफिनेशन ये होती है, द सेट ऑफ इक्वेशन u = ux, y and v = vx, y are called ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग। यानी कि आप u = uxy और v = vxy जो लेते हैं इन्हें हम ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग कहते हैं। और बढ़ा देता हूँ, ये रिश्ता बनाती हैं दोनों प्लेन के बीच में। एक प्लेन आपका एक्स वाई प्लेन है और एक प्लेन आपका यू वी प्लेन है, विच establish a correspondence between xy plane and UV plane। यानी कि आपको u और v जो मिलते हैं वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या मैपिंग कहलाते हैं, जो एक करस्पॉन्डेंस दोनों के बीच में रिश्ता स्थापित करेंगे, जिसमें से एक एक्स वाई प्लेन का कर्व होगा और एक जो है वो यू वी प्लेन का कर्व होगा। अब यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना, जैसे आप dw/dz निकाल लेते हैं, जैसे आप dw/dz हो रहे थे, अब यहाँ दो वेरिएबल एक साथ चल रहे हैं, तो हम इसे ऐसे पढ़ा करेंगे आप, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 डेल्टा w/डेल्टा z। अब ये जो खुलेगा ये खुलेगा बीएससी पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। बीएससी पार्ट 1 में हमारा जो जैकोबियंस था उस चैप्टर के अकॉर्डिंग खुलेगा।
ये डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड जो है ये जैकोबियन कहलाएगी आपकी डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। अब ये आप बोल देंगे इसे डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल बी अपॉन डेल एक्स और डेल बी अपॉन डेल वाई बोल देंगे। अब देख लीजिएगा यहाँ से ये जैकोबियन, अब ये मैं प्रूव करने जा रहा हूँ कि ये जो जैकोबियन खुलेगी ये डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड जो है वो किस तरह से होगी। लेकिन ये जैकोबियन डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड जो है तभी बन सकती है जब आपका फंक्शन एनालिटिक हो, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन जो है वो आपका कॉशी राइमन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ से खोल दीजिएगा इसे, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल बी अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पर दोनों तरह के पार्शियल डेरिवेटिव हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स भी है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई भी है। अब कॉशी राइमन कंडीशन का यूज करके इसमें से वाई वाले को हटा दीजिएगा, बाई कॉशी राइमन कंडीशन। जब आप कॉशी राइमन कंडीशन लगाते हैं तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई है और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स है। अब इन दोनों फार्मूले की हेल्प से आप वाई का डेरिवेटिव हटा दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल वाई की जब आप वैल्यू रखेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पर और डेल बी अपॉन, और जब यहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू रखेंगे तो माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा डेल बी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। और ये जो जैकोबियन है ये जैकोबियन इस मोड की वैल्यू होती है, मोड डी डब्ल्यू बटे डी जेड, लेकिन इसके लिए शर्त होती है कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक होना चाहिए। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल बी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर है, इसे ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब चूंकि डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड अगर हम सफिशिएंट कंडीशन लगाते हैं तो वो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स है और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स को हम लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू प्लस आई बी में खोल दीजिएगा आई, डेल बी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से अगर आप मोड लेते हैं मोड डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, मोड डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड अगर आप लेते हैं तो आपका हो जाता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर और लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 से देख लीजिएगा, अब ये डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड तो यानी कि ये मोड ना होकर के मोड का होल स्क्वायर है, तो ये आर्टिकल आपको ये बताता है। अब इस वाली वैल्यू को देख लीजिएगा और इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू को देख लीजिएगा और यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव को देख लीजिएगा। तो होता क्या है, जिस तरह से अगर आपके पास एनालिटिक फंक्शन हो रहा होता है तो एनालिटिक फंक्शन में अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव आप जैकोबियन खोलते हैं डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, तो वो आपको देख लीजिएगा किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड के होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं बाई इक्वेशन 1, यानी कि आप डेल यू वी अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई लेते हैं तो ये हो जाता है मोड डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का होल स्क्वायर, यह कह सकते हैं। और डेल यू कॉमा बी अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई इजिकल टू मोड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। अब अपनी जानकारी में एक चीज़ और बढ़ा लीजिएगा कि जो जैकोबियन होती है वो एनालिटिक फंक्शन के डेरिवेटिव के मोड के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ से इस तरह से पहली डेफिनेशन जो है वो खत्म हो जाती है। अब देखिएगा 4.2 है कन्फर्मल मैपिंग। इससे पहले हेडिंग में बताया गया कि u इक्वल टू यू एक्स वाई और v इक्वल टू वी एक्स वाई जो है वो मैपिंग है। इसकी डेफिनेशन बुक में से लिख लीजिएगा और इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिएगा होता क्या है, अभी हम कह रहे थे u इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई और v इक्वल टू डी एक्स कॉमा वाई हमारी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मैपिंग होती है। जब ये मैपिंग होती है तो ये एक रिश्ता स्थापित करती है यानी कि करस्पॉन्डेंस देती है या रिलेशन देती है एक्स वाई प्लेन के बीच में और यू वी प्लेन के बीच में। अब थोड़ी देर के लिए आप ये सपोज करिएगा, ये तो मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई, इधर मेरा यू वी प्लेन हो गया, यू वी प्लेन हो गया। अब यहाँ पर जो है कोई सा भी डायग्राम किसी भी तरीके का बना सकते हैं। मान लीजिएगा ये मेरे पास दो कर्व है, एक मान लीजिएगा कर्व C1 है, दूसरा कर्व जो है वो C2 है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं Z डॉट पर।
अब हमें u की वैल्यू मिली हुई है और v की वैल्यू मिली हुई है, दोनों वैल्यू हमें मिली हुई है। अब एक्स वाई प्लेन में जाकर के हम कर्व खींचते हैं। अब पॉइंट को उठाते हैं, हम u की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं और v की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। u और v की वैल्यू निकालने के बाद भी कुछ ना कुछ कर्व इस तरह से बनेगा। मान लो ये मेरा कोई पॉइंट है w0, तो यानी कि ऐसे समझ लेना जैसे मैं z0 कह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेट है x0 y0, और मान लो उधर मैं पॉइंट कह रहा हूँ w0, तो ये कहना मान लो कोऑर्डिनेट है इसके u0 v0, मतलब कुछ भी आप नोटेशन इसमें दे सकते हैं। यानी कि जो मेरे पास फार्मूले मिले हुए हैं उसमें जब मैं z0 रखता हूँ तो मेरी वैल्यू आती है w0। फिर मैं c1 के पॉइंट रखना शुरू करता हूँ और c2 के पॉइंट रखना शुरू करता हूँ, तो मान लीजिएगा मेरे कर्व इस तरह से आते हैं। ये मान लो Γ1 है और ये मान लो Γ2 है, यानी कि c1 की जो इमेज है वो Γ1 है, c2 वाले कर्व की इमेज जो है वो Γ2 है, और z0 की जो इमेज है वो w0 है। ये आते हैं। अब इन दोनों के बीच में हम डिफाइन करने वाले हैं कन्फर्मल मैपिंग को। तो देखो होता क्या है, जैसे c1 और c2 के ये बीच का एंगल है, इधर बना देते हैं। और ये ध्यान रखना पूरी कॉम्प्लेक्स में आप ये ध्यान रखना, जब भी एंगल नापने जाएंगे तो उस एंगल की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो हमेशा एंटी क्लॉक ही होना चाहिए। अगर आपने क्लॉक लगा दिया निशान तो हमारे रूल जो है वो उल्टे हो जाएंगे। अब यहाँ देखिएगा मैंने निशान एंटी क्लॉक लगाया है, अब यहाँ भी निशान जो है हम एंटी क्लॉक लगा देते हैं। अब ये इन दोनों कर्व के बीच का एंगल, अगर इन दोनों कर्व के बीच का एंगल और यूवी प्लेन में Γ1 और Γ2 के बीच का एंगल अगर समान हो जाता है, यानी कि एक्स वाई प्लेन में दोनों कर्व के बीच का एंगल और यूवी प्लेन में दोनों कर्व के बीच का एंगल अगर समान हो जाता है तो उस मैपिंग को हम आइसोगोनल कहते हैं। यानी कि जो एंगल है बीच का, दोनों कर्व के बीच का जो एंगल है अगर वो इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, यानी कि आप आइसोगोनल में बनाएंगे एंगल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड में दोनों के एंगल आपके इक्वल हो जाते हैं तो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी वो आइसोगोनल कहलाएगी। और फिर अगर आपका, अब बात कर रहे हैं कन्फर्मल की, अगर मैपिंग कन्फर्मल है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा एंगल इक्वल भी होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन सेम भी होनी चाहिए। तो दो चीजें कन्फर्मल में आती हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं एंगल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो आइसोगोनल हो सकती है या कन्फर्मल होती है। आइसोगोनल में क्या होगा, दोनों कर्व के बीच का एंगल समान रहना चाहिए, और जो कन्फर्मल होगा उसमें दोनों के बीच का एंगल समान होना चाहिए और उनकी डायरेक्शन भी समान होनी चाहिए। तो अब जो हमें चैप्टर पढ़ना है उसमें कन्फर्मल मैपिंग पढ़नी है, तो हम कन्फर्मल मैपिंग में ध्यान रखेंगे कि जब दो कर्व का इंटरसेक्ट करने जाएंगे या हम इनका आर्टिकल करने जाएंगे तो उसमें हम डायरेक्शन भी सेम रखेंगे और दोनों कर्व के बीच का एंगल भी जो है वो सेम होना चाहिए। अब इसकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन पे चलते हैं। अब हम देखो आर्टिकल है 4.3, नेसेसरी कंडीशन फॉर W इक्वल टू FZ टू रिप्रेजेंट कन्फर्मल मैपिंग। दोनों कंडीशन है नेसेसरी और सफिशिएंट, दोनों अलग अलग वीडियो में होंगी। जिस तरह से पीछे वाले चैप्टर में एनालिटिक फंक्शन के लिए थी, अब यहाँ पर उससे आगे ही कहानी है। अब चैप्टर चल रहा है कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। नेसेसरी कंडीशन फॉर W इक्वल टू FZ टू रिप्रेजेंट कन्फर्मल मैपिंग, यानी कि क्या आवश्यक शर्त होगी कि आपका W इक्वल टू FZ जो है वो कन्फर्मल मैपिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब नीचे जो नेसेसरी कंडीशन का स्टेटमेंट है, इफ W इक्वल टू FZ रिप्रेजेंट ए कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, यह ध्यान दीजिएगा, इफ W इक्वल टू FZ रिप्रेजेंट ए कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दी गई है वो पहले से ही आपको पता है कि वो कन्फर्मल है। ऑफ डोमेन D, एक्स वाई प्लेन में जो आपका डोमेन होगा उसका नाम D दे दिया है। ऑफ इन Z प्लेन इनटू डोमेन D डैश ऑफ W प्लेन। और अभी पीछे वाले हेडिंग में बताया था कि जो W इक्वल टू FZ होता है या U इक्वल टू और V इक्वल टू होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब एक डायग्राम आपका एक्स वाई प्लेन में बन जाएगा और एक डायग्राम जो है आपका यूवी प्लेन में बन जाएगा। तो एक्स वाई प्लेन में जो डोमेन है उसका नाम हमने D दे दिया है और जो यूवी प्लेन में डोमेन है उसका नाम हमने D डैश दे दिया है। तो दोनों प्लेन के नाम हो गए हैं। देन अब रिजल्ट के बारे में सुन लीजिएगा, FZ इज एनालिटिक ऑफ Z
इन डोमेन डी। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन होगा डोमेन डी के अंदर। तो यानी कि नेसेसरी कंडीशन जो है वो सीधे सीधे शब्दों में ये कहती है कि अगर आपको W इक्वल टू एफ जेड कहा जाए कि वो एक कन्फर्मल मैपिंग है, तो नेसेसरी कंडीशन आपसे ये कहती है कि जो एफ जेड है वो जेड प्लेन में एक एनालिटिक फंक्शन होगा। और चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ ही लिया है कि जो एनालिटिक फंक्शन होता है वो कॉची राइमन कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करता है। तो इस आर्टिकल को प्रूव करने के लिए हम कन्फर्मल मैपिंग मान करके चलेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि जो हमारा फंक्शन एफ जेड है वो कॉची राइमन कंडीशन को वेरीफाई कर देगा। तो एक तरह से कॉची राइमन कंडीशन हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे कि जो फंक्शन है वो एक कन्फर्मल मैपिंग होनी चाहिए। अब हम प्रूफ में ऐसे लेते हैं, प्रूफ गिवन दैट W equal to fz is conformal मैपिंग। ये हमें दिया हुआ है कि W equal to fz जो है वो कन्फर्मल मैपिंग है। अब मैं छोटा सा एलिमेंट लेने जा रहा हूँ। एक मुझे एलिमेंट XY प्लेन में चाहिएगा और एक एलिमेंट जो है मुझे UV प्लेन में चाहिएगा। अब पहले देखिएगा मेरी वैल्यू जो है कहाँ से आने वाली है। जैसे सपोज कर लीजिएगा ये आपकी एक्स एक्सिस है और इधर आपकी वाई एक्सिस है। आपने कोई कर्व बना रखा है, कर्व पर ये दो पड़ोस के पॉइंट हैं। अब इस आर को आप ds बोलते हैं, ये छोटा सा एलिमेंट यानी कि अवयव है, इसे dx बोलते हैं। अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएंगे तो इधर dx हो जाएगा और यहाँ वाई एक्सिस के पैरेलल जाएंगे तो आप dy हो जाएगा। लेकिन चूंकि जो आर्क के आर्क पर ये ds लेंथ ली गई है, तो ds लेंथ जो है वो बहुत छोटी लेंथ है, तो हम इसे एज ए स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। अगर हम इसे स्ट्रेट लाइन मानते हैं तो हमारा डायग्राम इस तरह से बन जाता है। ये हमारा ds हो जाएगा, ये dy हो जाएगा, ये ds हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाता हूँ तो ds इक्वल टू बनता है अंडररूट dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर। इस तरह से आप ये BSc पार्ट 1 से ही यूज करते आ रहे हैं। जो कर्व की लेंथ निकालनी होती है तो मुझे ये ds दो में चाहिए, एक तो मुझे XY प्लेन में चाहिए और एक मेरा UV प्लेन में चाहिए। तो इसे मैंने ds से रिप्रेजेंट करा है, दूसरे वाले को मान लो मैं d सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अब हम ये ले लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि वैल्यू किस तरह से आएगी। अब हम ये ले लेते हैं लेट ds d सिग्मा आर लाइन एलिमेंट। लाइन एलिमेंट लिख रहा हूं मैं, यानी कि रेखा के छोटे से भाग है ये। ds d सिग्मा आर लाइन एलिमेंट्स इन XY प्लेन एंड UV प्लेन रेस्पेक्टिवली। यानी कि XY प्लेन में जो लाइन एलिमेंट है वो ds लंबाई का है और जो UV प्लेन में एलिमेंट है वो d सिग्मा लंबाई का है। तो हमारा हो जाएगा ds का होल स्क्वायर इक्वल टू dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे में हो जाएगा d सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू du का होल स्क्वायर प्लस dv का होल स्क्वायर। तो जैसे XY प्लेन में आपने dx और dy यूज करा है, वैसे ही आप UV प्लेन में du यूज करना है। यह आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। ये छोटा सा एलिमेंट XY प्लेन में हो गया और ये छोटा सा एलिमेंट UV प्लेन में हो गया। तो जैसे dx और dy लिए गए थे, वैसे UV प्लेन में छोटी छोटी डिस्टेंस में du और dv ले लिया गया। अब आप यूज करिएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन का। अब आप du है और dv है, चूंकि du इक्वल टू हो जाता है आपका del u अपॉन del x dx प्लस del u अपॉन del y dy, dv इक्वल टू हो जाता है आपका del v अपॉन del x dx प्लस del v अपॉन del y dy। पुट इन इक्वेशन 2, इन्हें इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिएगा। तो ये हो जाता है d सिग्मा का स्क्वायर। अब यह du का स्क्वायर आएगा, dv का स्क्वायर आएगा, दोनों के स्क्वायर में वो टर्म देख लीजिएगा जहाँ dx का स्क्वायर आ जाता है। यहाँ dx का स्क्वायर बनेगा, यहाँ dx का स्क्वायर बनेगा। तो ये आपका आ जाएगा del u अपॉन del x का होल स्क्वायर प्लस del v अपॉन del x का होल स्क्वायर। और यहाँ आपका बाहर dx स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब वो वाली टर्म देख लीजिएगा, यहाँ इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ dy का स्क्वायर बाहर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका del u अपॉन del y का होल स्क्वायर प्लस
डेल डी अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, और बाहर आ जाता है आपका डी वाई का स्क्वायर प्लस, अब वो वाली टर्म लीजिएगा जहाँ दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 2ab वाली, यहाँ भी डी एक्स डी वाई बनेगा, यहाँ भी डी एक्स डी वाई बनेगा, दो भी बनेगा, तो दो को मैं बाहर लिख लेता हूँ, और यहाँ हो जाता है डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा, यहाँ से आएगा प्लस का डेल बी अपॉन डेल एक्स और डेल बी अपॉन डेल वाई, और बाहर आ जाएगा डी एक्स डी वाई। इक्वेशन नंबर 3। देखिए सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन में आपको दिया गया है कि मैपिंग जो है वो कन्फर्मल होनी चाहिए, और कन्फर्मल की डेफिनेशन बताई गई थी कि दोनों कर्व के बीच का एंगल और एंगल का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। तो मैपिंग अगर कन्फर्मल है तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में जो छोटा सा एलिमेंट है डी एस, और यहाँ से जो एलिमेंट है डी सिग्मा, इनका जो रेशियो है वो जो रेशियो है वो कांस्टेंट का रूप होना चाहिए। अब हम इन दोनों की कंपेयर कर लेते हैं। सिंस अब ये ले लेते हैं, सिंस मैपिंग इज कन्फर्मल, सिंस मैपिंग इज कन्फर्मल देन रेशियो ds रेशियो d सिग्मा must be independent of direction, यानी कि कन्फर्मल मैपिंग में मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, डायरेक्शन सेम होती है, तो इसलिए आप एक्स वाई प्लेन में जाकर के ds नापते हैं और यू वाई प्लेन में जाकर के d सिग्मा नापते हैं, तो इनका इस बात से कोई मतलब नहीं है किधर नापे गए हैं, इनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो एक से भी डायरेक्शन पर रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आप इनकी कंपेयर कर सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 3। अब दोनों इक्वेशन की कंपेयर कर लीजिएगा, यहाँ देख लीजिएगा डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लीजिएगा, यहाँ डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, इन दोनों की कंपेयर कर लीजिएगा, तो ये आपको मिलेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस और डेल बी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन में डाल दीजिएगा 1। दोनों के कोफिशिएंट की कंपेयर हो रही है यहाँ पर, ये डी एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट, इधर से डी एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट, अब डी वाई के स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिएगा डेल बी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर और अपॉन 1 इजिकल टू, अब डी एक्स डी वाई का कोफिशिएंट देख लीजिएगा, तो ये हो जाता है 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल बी अपॉन डेल एक्स डेल बी अपॉन डेल वाई, और अपॉन में आ जाता है उसमें डी एक्स डी वाई की टर्म नहीं है तो इक्वल टू 0 आ जाता है। अब देखिएगा रेशियो चल रहा है, तो रेशियो ये इंडिपेंडेंट है, तो आप इधर से जब भी रेशियो होते हैं तो आप किसी भी कांस्टेंट के इक्वल जो है उसे मान सकते हैं। इक्वल टू आप ऐसे मान लीजिएगा एच स्क्वायर से, एच स्क्वायर इसलिए माना गया है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर चल रहा है, तो राइट हैंड साइड में भी जो है मैंने स्क्वायर ले लिया गया है। अब इन 3 टर्म से देखिएगा आपको क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है, एक इस टर्म से और इस टर्म से रिजल्ट लेकर के आइएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 हो गई है, इसे उठाइएगा, डेल बी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई है। अब इस वाली टर्म से ले जाइएगा, 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 भी 0 में चला जाएगा, तो ये मिलता है डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल बी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल बी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 4 हो चुकी है, 5 हो चुकी है, 6 हो चुकी है। अब 4 में देखिएगा, इक्वेशन नंबर 4 को और 5 को देखिएगा, स्क्वायर करके जो है वैल्यू एच स्क्वायर आ रही है, और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। अब इसके लिए हम ये लिख लेते हैं, इक्वेशन 4 एंड 5 आर सेटिस्फाइड फॉर फॉलोइंग वैल्यूज। अब इनकी मैं वैल्यूज डालने वाला हूँ, एक कॉस में डाल देना, एक साइन में डाल देना, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डाल दीजिएगा एच कॉस एल्फा, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डाल दीजिएगा एच साइन एल्फा,
डेल बी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, इधर एंगल बदल दीजिएगा, इधर डाल दीजिएगा एच कॉस बीटा, और इधर डेल बी अपॉन डेल वाई है, इधर डाल दीजिएगा एच साइन बीटा। इक्वेशन नंबर 7। अब एक में जो एंगल डाला है मैंने अल्फा डाला है, और दूसरी तरफ जो एंगल डाला है मैंने बीटा डाला है। अभी एक इक्वेशन मेरी 6 बची हुई है। इस इक्वेशन में जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा अल्फा और बीटा का रिलेशन जो है वो आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 में जब आप वैल्यू रखेंगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई है, तो ये हो जाता है कॉस अल्फा साइन अल्फा, और प्लस यहाँ हो जाता है कॉस बीटा साइन बीटा। अब इजिकल टू में जीरो चल रहा है, जीरो चल रहा है। अब कॉस अल्फा साइन अल्फा हो चुका है, प्लस कॉस बीटा साइन बीटा हो चुका है। देखिएगा यहाँ पर इक्वेशन ये गलत लिखी गई है। ये जब कोएफिशिएंट में कंपेयर करी थी डेल यू अपॉन डेल एक्स के साथ, यहाँ डेल बी अपॉन डेल एक्स है, यहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई है, और इधर डेल बी अपॉन डेल वाई, ये सही है। डेल यू अपॉन डेल एक्स और यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, ये टर्म मेरी सही है। अब यहाँ पर जब मिस्टेक हुई है तो यहाँ ही मिस्टेक हो जाएगी, ये हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल एक्स, और यहाँ हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई। अब जब यहाँ पर इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की मल्टीप्लाई डेल यू अपॉन डेल वाई से हो रही है, तो एच कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो यहाँ हो जाता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस यहाँ हो जाता है साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ से आपको मिल जाता है एच स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाता है कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको मिलता है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, आप ये डाल करके चलिएगा प्लस माइनस के π/2। अब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2 है। अब दो पार्ट बना लीजिएगा यहाँ से। फर्स्ट पॉइंट एक अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/2। अब यहाँ से आपकी वैल्यू बन जाएगी अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस π/2, अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस π/2। अब इसे इक्वेशन नंबर 7 में लेकर के चलिएगा। बाई इक्वेशन नंबर 7 अल्फा की वैल्यू डाल दीजिएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा कॉस बीटा प्लस π/2 है, तो माइनस का हो जाएगा एच साइन बीटा, और यहाँ डेल बी अपॉन डेल एक्स है, यहाँ हो जाएगा एच कॉस बीटा, ये ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू है एच कॉस बीटा, और यहाँ डेल बी अपॉन डेल वाई की वैल्यू है एच साइन बीटा। अब इस तरह रिलेशन देखिएगा, यहाँ एच साइन बीटा पड़ा हुआ है, यहाँ भी एच साइन बीटा पड़ा हुआ है, तो यहाँ से मिल गया आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई मिल जाता है। अब यहाँ देखिएगा एच कॉस बीटा है, और यहाँ पर भी एच कॉस बीटा है, यहाँ पर आपको मिल जाता है डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने शुरू में ही बताया था कि हम कॉशी राइमन कंडीशन का वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, लेकिन कॉशी राइमन कंडीशन में डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स होता है। आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखिएगा, और डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई, और यहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का, और यहाँ एक माइनस अंदर लगा दीजिएगा, डेल माइनस बी अपॉन डेल एक्स। इसे ऐसे पढ़िएगा, यहाँ भी माइनस का आएगा। इस इक्वेशन को भी ऐसे लिखते हैं, माइनस का बी। अब ये आपकी कॉशी राइमन कंडीशन है, लेकिन कॉशी राइमन कंडीशन में बी की जगह माइनस का बी लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं these equations are Cauchy-Riemann condition. These equations are Cauchy-Riemann condition for W bar is equal to f z bar is equal to u minus ib.
यानी कि जो आपका फंक्शन डब्ल्यू एफ जेड है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसे आप यू प्लस आई भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कॉशी राइमन कंडीशन आई है आ तो वही रही है, लेकिन बी की जगह जो है रिप्लेस करा गया है माइनस बी के साथ। तो यानी कि जो आपकी कॉशी राइमन कंडीशन हो रही है वो यू प्लस आई बी के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यू माइनस आई बी के लिए सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकंड कंडीशन में देखते हैं ए, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2 है। अब यहाँ से ले लीजिएगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई बाई 2, या कुछ भी लिख लीजिएगा, अल्फा इज इक्वल टू ही लिख लेते हैं बीटा माइनस से पाई बाई 2। अब दोबारा चलिएगा बाई इक्वेशन 7। अब इक्वेशन नंबर 7 में देखिएगा वैल्यू अपॉन डेल एक्स क्या आगे है एच कॉस एल्फा, कॉस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें से कॉस में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो पाई बाई 2 माइनस बीटा हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये आ जाएगा एच साइन बीटा। अब यहाँ देख लीजिएगा डेल बी अपॉन डेल एक्स है। अब जब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो साइन अपना माइनस बाहर दे देता है, तो यहाँ पर माइनस मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एच साइन अल्फा, और डेल बी अपॉन डेल एक्स ऐसा कैसे ही रहेगा, सॉरी यहाँ बीटा हो जाएगा एच कॉस बीटा, और डेल बी अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू है वो एच साइन बीटा बन जाती है। अब इस तरह से देखिएगा, अब आपका क्या रिजल्ट बन जाता है, यहाँ से यहाँ भी एच साइन बीटा है, यहाँ भी एच साइन बीटा है, तो ये होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई, और यहाँ ये डेल यू अपॉन डेल एक्स है और ये डेल बी अपॉन डेल एक्स है। ये नोटेशन में एक जो है गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, ये वाला ये था डेल यू अपॉन डेल वाई। अब ये एच साइन बीटा है, एच एक मिनट नोटेशन में यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये नोटेशन गलत हो गई है, ये तो डेल बी अपॉन डेल एक्स सही था, लेकिन ये वाला जो है डेल यू अपॉन डेल वाई है, डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ एच साइन बीटा है, और यहाँ नोटेशन में भी गड़बड़ हो गई है, एच साइन बीटा करेंगे तो ये कॉस बीटा आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाकर के वैल्यू साइन और कॉस की चेंज हो जाती है। तो एच साइन बीटा और एच साइन बीटा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई है, ये दोनों वैल्यू एच कॉस बीटा की हैं। तो दूसरा हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स। अब हम आप ये कैसे कह सकते हैं, कॉशी राइमन कंडीशंस are satisfied by W is equal to Fz is equal to U plus I। पहले केस में देखा आपने W बार जो है कॉशी राइमन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, और सेकंड केस में देखा W खुद जो है वो कॉशी राइमन कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है। यहाँ से आगे हम और नहीं जाएंगे, ये हेडिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो फंक्शन W is equal to Fz है वो एक एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। सो W is equal to Fz is एनालिटिक फंक्शन। अब इस तरह से नेसेसरी कंडीशन हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि वो भी बड़ी है, वो भी पूरी एक ही वीडियो में ही जो आएगी।